नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हिस्ट्री की क्लास में। आज हम जानेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई थी उसके बारे में देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल में हमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है दोस्तों, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। और एक नया काल है महाजनपद काल। महाजनपद काल में भी बहुत सारी चीजें नहीं है, जितना जानने वाली चीजें हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दीजिए, चाहे पीसीएस के एग्जाम दीजिए, चाहे आप आईएएस के एग्जाम दीजिए, चाहे टीजीटी का एग्जाम दीजिए, जहां पर भी इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आप समझिए जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं इससे इतर कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, मेरी शुरू से लेकर आखिरी तक की वीडियो आप अच्छे से देखिए और ईमानदारी पूर्वक आप नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करिए। फिर आप टेस्ट दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने जितनी चीजें कवर किया है, क्या आपके एग्जाम में, क्या आपके प्रैक्टिस सेट में वो सारी चीजें पूछा जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। किसी और बात की अब डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीजें यहाँ पर कहा गया है ऋग वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद के बारे में, ऋग वैदिक काल के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ वैदिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, चलो कर देता हूँ ऋग वैदिक काल के बारे में, ठीक है। ऋग वैदिक काल के बारे में यदि हम बात करें, एक बार यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है दोस्तों, मैं तो वैसे ऋग वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल एक साथ मिल जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी समझने में। तो आइए बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। बात करें दोस्तों तो यहाँ के लोग पशुचारण, पशुपालन और प्राथमिक कार्यों में लगे हुआ करते थे। तो यहाँ के लोग कैसे काम करते थे? पशुचारण पर ज्यादा ध्यान देते थे और पशुपालन पर ज्यादा ध्यान देते थे कृषि की अपेक्षा। कृषि पर कम फोकस रहता था, लेकिन पशुचारण पर ज्यादा इनका फोकस होता था और पशुपालन पर भी इनका ज्यादा फोकस होता था दोस्तों। फिर उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो जो काबिलियाई लोग होते थे, जो कबीले के लोग होते थे, वो आर्थिक संरचना पर ध्यान देते थे। उनका ज्यादा ध्यान किस पर होता था? जो कबीलियाई लोग होते थे, जो कबीले के लोग होते थे दोस्तों, उनका ज्यादातर फोकस किस पर होता था? आर्थिक संरचना पर होता था दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो राजा की पहचान कबीले से हुआ करती थी। यहाँ पर राजा की पहचान किससे हुआ करती थी या कैसे होती थी? पहचान कैसे होती थी दोस्तों? कबीले से राजा की पहचान होती थी। राजा की पहचान कैसे होती थी दोस्तों? कबीले से होती थी। और यहाँ पर जो इकाई होती थी जन, जन मतलब लोगों का, लोगों की सर्वोच्च इकाई यहाँ पर महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि राजा यहाँ पर निर्वाचित होता था। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अभी इसके पहले वाली क्लास में आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था राष्ट्रपति के बारे में, जैसे वर्तमान के राष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होकर जाते हैं। उस समय कैसे ऋग वैदिक काल में क्या होता था? राजा वहां पर निर्वाचित होता था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ जन जो होती थी महत्वपूर्ण इकाई होती थी या सर्वोच्च इकाई होती थी, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र आप मान सकते हैं। आइए बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। यदि हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इनका प्राथमिक पेशा हुआ करता था दोस्तों, वो कृषि कार्यों पर ये लोग ज्यादा ध्यान देते थे। तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ जितनी चीजें जानना है आप इतनी ही जानिए, यही आपके एग्जाम में इनफ है दोस्तों, ठीक है, आपके लिए इनफ होगा, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो कृषि कार्य इनका प्राथमिक पेशा हुआ करता था और भू स्वामित्व की अवधारणा यहाँ पर विकसित थी। यानी कि जो भू स्वामित्व मतलब भूमि का स्वामी वाला जो होते थे, यहाँ पर ऐसी अवधारणा यहाँ पर विकसित थी। भूमि जो किसान होता था वह भूमि का स्वामित्व, यानी कि वह किसान जो होता था भूमि का मालिक होता था, इसलिए यहाँ पर कहा गया भू स्वामित्व की अवधारणा यहाँ पर विकसित थी दोस्तों। यहाँ पर बताया गया कि जन, देखो यहाँ पर क्या बताया गया? जन एवं जन मिलकर जनपद हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों? यहाँ यानी कि कई जन, कई छोटी छोटी संस्थाएं मिलकर, कई लोगों का लोक बनकर, मतलब कई लोगों की एक संस्थाएं या कई लोग छोटे छोटे मिलकर एक जनपद का निर्माण हो गया। जैसे हमारे यहाँ कैसे जनपद का निर्माण हुआ है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का कैसे निर्माण हुआ है? पहले गांव, ठीक है, सबसे छोटे स्तर पर। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक परिवार से मिलकर, एक समाज, एक परिवार से मिलकर, सॉरी, एक छोटे से 2-3 लोगों को मिलकर एक परिवार का निर्माण होता है। कई परिवारों को मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। कई समाजों को मिलाकर एक गांव का निर्माण होता है और कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण होता है और कई ब्लॉकों को मिलाकर दोस्तों एक जिले का निर्माण होता है, यानी जनपद का निर्माण होता है,
ठीक है, अगर इसके बारे में और भी बताऊं तो कई जनपदों को मिलाकर दोस्तों एक राज्य का निर्माण होता है, यानी कि स्टेट का निर्माण होता है, और कई स्टेटों को मिलाकर एक देश का निर्माण होता है, और कई इस देश को यानी कई कंट्री को मिलाकर विश्व का निर्माण होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर मैंने आपको हाई तक की चीजें बता दिया दोस्तों। ठीक है, आपने देख लिया जनपद का निर्माण कैसे हुआ था। तो जन एवं जन मिलकर जनपद का निर्माण हो गया, यानी जनपद हो गए। ठीक है, फिर महाजनपद काल कैसे बना दोस्तों? कई जनपद मिलकर, यानी कि जनपद जनपद मिलकर महाजनपद बन गया। देखो, कई जनपद मिलकर महाजनपद काल महाजनपद बन गया। ठीक है, कई जनपद यानी कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक नया बन गया, एक नया आकार बन गया। जैसे कई जिलों को मिलाकर एक राज्य बन जाता था दोस्तों, एक राज्य बन जाता है, उसी तरह क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कई जिलों को मिलाकर, अगर कई जिले मिला देते हैं दोस्तों, कई जिलों मिलाकर एक स्टेट यानी कि एक राज्य का निर्माण हो जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया, महाजनपद कैसे बना दोस्तों? कई जनपदों को मिलाकर क्या बन गया, महाजनपद काल बन गया, जिसमें महाजनपदों की संख्या कितनी हुआ करती थी दोस्तों? 16 हुआ करती थी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपद कितनी होते थे, महाजनपद कितना होते थे दोस्तों? तो 16 होते थे। इतना आपको ध्यान रखना है, बस आपके एग्जाम में इतना ही आने वाला, अगर आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे इतर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लूंगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर साम्राज्य का भी निर्माण हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, एक साम्राज्य का भी निर्माण हुआ था, यानी कि यहाँ पर साम्राज्य का भी निर्माण किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, आज से आपकी वैदिक संस्कृति वाला चैप्टर यहीं से समाप्त होगा, यानी कि आपका जो इस अध्याय वैदिक संस्कृति वाला अध्याय है यह समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नए सब्जेक्ट या नए पाठ की ओर चलेंगे, यानी नए अध्याय के बारे में यदि मैं बात करूं तो अब हम पढ़ेंगे बुद्ध काल के बारे में, यानी कि धार्मिक आंदोलन के बारे में हम देखेंगे, जिसमें बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे, और शक वंश वगैरह जितने भी है चीजें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसे लगी आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा, जो लोग भी नए देख रहे हैं दोस्तों, वे लोग क्या करें, शुरू से लेकर वीडियो नंबर 1 से लेकर आप पूरी वीडियो जो चल रही सीरीज, इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखिए। फिर आप जब एक बार आप जुड़ जाएंगे, आपका जो एक तरीके से जो तार होता है जिसे बोलते हैं तार, ठीक है, अगर एक टॉपिक टू टॉपिक आप कनेक्ट करने लगे तो मैं गारंटी लूंगा कि इतिहास से आपके प्रश्न गलत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपको गलत काटने वाला कोई नहीं होगा। यहां तक कि अगर कोई नई चीजें भी आ जाती हैं तो उसको भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपको नंबर 1 वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आपको जुड़े रहना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप देखते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं, आप सिर्फ देखते चलिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस बात की तो मैं गारंटी लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपका नैतिक दायित्व है और हमें प्रोत्साहन भी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।